से इस पर बहस की जाए, सुझाव दिए जाए, इस पर राजनीति करने का प्रयास किया जा रहा है। और मुझे हैरत है नेता प्रतिपक्ष एलओपी जी के व्यवहार पर। उन्होंने जिन अपशब्दों का इस्तेमाल किया वो अनपार्लियामेंट्री तो है ही है, बल्कि इतना अनपार्लियामेंट्री एक्सप्रेशन है वो, मैं अपने बुक से नहीं बोलूँगा, कि यदि कोई व्यक्ति या माननीय सदस्य अपने आप को भी इडियट समझे तो वो नहीं कह सकता, सदन के बाहर जाकर के कह सकता, हाउस में नहीं कह सकता। मुझे हैरत है कि नेता प्रतिपक्ष जिनका एक रुतबा रहता है उनको ये बेसिक पार्लियामेंट्री नॉर्म्स की जानकारी नहीं। और इसलिए जब वो कहते हैं कि मैं किसी व्यक्ति विशेष के बारे में ये शब्द इस्तेमाल नहीं कर रहा, तो कई बार ये शंका होती है कि क्या वो छात्रों के लिए कर रहे हैं। और अगर ये बच्चे जो हमारा भविष्य भी है, हिंदुस्तान का मुस्तकबिल भी और विकसित भारत के उज्जवल नागरिक भी, यानी उनको अगर इडियट कहा जाए तो इससे और ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं। मुझे ये भी हैरानगी है कि नेता प्रतिपक्ष को सार्वजनिक जीवन और प्रशासनिक प्रणाली की जो बुनियादी बिंदु हैं उनकी जानकारी का भी अभाव है। सबसे पहली बात तो ये कि जब वो कहते हैं कि गृह मंत्री जी ने गोली चलाने का आदेश दिया और उसे ऑथेंटिकेट करने में नाकाम है, तो सबसे पहली बुनियादी बात कि कहीं भी गोली चलाने का आदेश कोई मंत्री नहीं देता, वो मैजिस्ट्रेट देता है, एसडीएम देता है, डीएम देता है। हम सब विधायक रहे हैं, सांसद रहे हैं, हमारे अनुभव में है। इसका अर्थ ये हुआ कि उन्हें सार्वजनिक जीवन का भी अनुभव में अभाव है। दूसरी बात, ये बार बार स्पष्ट किया गया कि गोली चली ही नहीं, अश्रु गैस, टीयर गैस का इस्तेमाल हुआ, लेकिन जब गोली चली ही नहीं तो आदेश देने का सवाल ही नहीं पैदा होता। और आदेश देने का अधिकार मैजिस्ट्रेट के पास रहता है, मंत्री के पास नहीं। फिर इन्होंने ये कहा कि गृह मंत्री जी के साथ 30 गाड़ियों का 30 व्हीकल्स कैवलकेड, शायद इनको गिनती करने में भी दिक्कत है। इन्होंने शायद वो कैवलकेड देखा ही नहीं कि 30 गाड़ियां कभी भी गृह मंत्री जी के साथ नहीं चलती। फिर उन्होंने ये भी कहा कि गृह मंत्री जी विदेश गए हुए थे। हम में से किसी की जानकारी में ऐसा नहीं, कहीं कोई प्रमाण नहीं, क्योंकि विदेश जाने का सवाल ही नहीं। गृह मंत्री जी कभी भी विदेश नहीं गए। तो यानी तथ्यों के बिना, सत्य के बिना गैर जिम्मेवारी से इस सदन में बात कह देना और फिर कह करके निकल जाना, यह किसी जिम्मेवार नेता और विशेषकर नेता प्रतिपक्ष का व्यवहार हो ही नहीं सकता। अब ये भी कहा गया, अब इन्होंने एक कहानी सुनाई, तो मैं भी एक कहानी सुनाना चाहता हूं। और ये कहानी है 21 जुलाई की। 21 जुलाई को नेता प्रतिपक्ष नामालूम क्या सोच करके और किस उम्मीद से जाकर के बैठ गए 7 LKM प्रधानमंत्री आवास के फाटक के बाहर। अब नामालूम क्या था मन में। अब मेरा विभाग ऐसा है जो शोध के साथ ताल्लुक रखता है। जब इस पर थोड़ा सा मंथन किया तो ये संभावना लगी कि शायद बहुत जमाने से इनको ये हसरत सता रही थी कि देश इनको प्रधानमंत्री चुने और 7 LKM में बिठाए। अब इनकी जब वो हसरत पूरी ना हुई तो निराशा और फ्रस्ट्रेशन से हताश होकर के वो प्रधानमंत्री आवास 7 LKM के दरवाजे पर जा बैठे। और फिर जब इनको बड़ी विनम्रता से समझाने का प्रयास किया गया कि ये आपको शोभा नहीं देता
तो इन्होंने कहा कि मुझे उठा लिया जाए। ना चाहते हुए भी जब पुलिस को इनसे ये निवेदन करना पड़ा कि आप हट जाइए, तो बड़े बेगैरत होकर के वहां से निकले। और जैसा कल हमारे एक माननीय सदस्य कह रहे थे, शुरू में तो ये उस आंदोलन के साथ जुड़ने में गुरेज कर रहे थे। इन्हें लगा कि आम आदमी पार्टी का आंदोलन है, लेकिन जब आंदोलन इन्हें लगा कि उठने लगा, तो इन्हें जो माननीय सदस्य कल कह रहे थे, जेन ज़ी की जबान में MIA हो गया। MIA मतलब मिसिंग इन एक्शन, जो हमारे जेन ज़ी की भाषा है। और दूसरा, जैसा कल बताया गया कि फोमो, फियर ऑफ मिसिंग फ्रॉम एक्शन, और इसलिए ये जाकर के वहां बैठे। और फिर जब इन्हें उठाया गया, तो जो इन्होंने दृश्य वहां पे दर्शाया अपने उठाए जाने का, तो क्या वो गालिब का शेर है कि बड़े बेगैरत होकर तेरे कूचे से हम निकले, बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। यानी वो जो दबे हुए अरमान हैं 7 एलकेएम में जाकर के बसने के और नेता बनने के, वो ना मालूम किस किस प्रकार पिछले एक सप्ताह में जाहिर हुए। मैंने 40 से 45 हमारे वक्ता रहे, सबके सुझाव भी नोट किए, बड़े ध्यान से भी सुना। उसमें कुछ एक बातें ऐसी भी आई जो मुझे लगता है कि स्पष्ट करने लायक है। यहाँ पे ये बताया गया, हमारे कांग्रेस के नेता गगन गोगोई जी ने कहा कि मासूम बच्चों पर जुल्म सितम ढाया गया। शायद उन्हें ये मालूम नहीं कि utmost restraint was exercised and it was made sure that casualties don't happen. लेकिन मुझे लगा बाद में, जैसे मैंने कहा कि जब शोध किया तो ये लगा कि अपने अनुभव से बोल रहे थे, क्योंकि सन 1969 से लेकर के 1984 तक जो असम में ऑल इंडिया स्टूडेंट यूनियन का प्रदर्शन रहा, आंदोलन रहा, वो हमारा रिकॉर्ड बताता है कि 860 इनोसेंट पीपल, मोस्ट ऑफ देम स्टूडेंट्स हैड गॉट किल्ड। उस समय सरकार कांग्रेस की थी। तो इन्हें लगा कि जिस तरह से हम अपने जमाने में आंदोलन कर रहे विद्यार्थियों को कुचलने के लिए उन्हें मौत के घाट उतारते थे, शायद इन्होंने भी ऐसा किया हो। माननीय प्रियंका गांधी जी ने एक बड़ी रोचक बात की और ये सुनने लायक है। उनका कहना है कि 152 बार पेपर लीक हुआ। ये आंकड़ा कहां से मिला कोई प्रमाणित नहीं, कोई ऑथेंटिकेशन नहीं, लेकिन उससे भी अधिक दिलचस्प बात ये है, वो कहती हैं कि 150 पेपर्स लीक, 150 times the paper leak happened which affected 750 crore children. I have verified this from the written script which was there in the parliament last night, where I wanted to actually check on myself. 150 paper leaks affecting 750 crore children, which means 7.5 billion. The entire population of the world is just about 8 billion. And you have 7 billion, 7.5 billion children in India. ना मालूम ये आंकड़ा कहाँ से आया। या तो ये मन गढ़ंत है, या तो ये इसमें शरारत है, और या फिर इसमें इग्नोरेंस है। उन्होंने कहा कि सन 2024 के बाद जब ये एक्ट लगा था कोई कार्रवाई नहीं हुई। शायद उन्होंने ये अध्ययन नहीं किया कि 52 FIR लग चुके हैं पिछले 2 वर्ष में जब से ये एक्ट बना, जिसमें से 29 है प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स और 23 है भारत संहिता के लिए। इसी तरह
वेणुगोपाल जी ने कहा कि हमने स्कूल बंद कर दिए। शायद वो ये कहते कि हमारे हायर एजुकेशन के अफसरों में 30% बढ़ोतरी करने का ये काम इस सरकार ने किया है। वी हैव इंक्रीज्ड द नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज from 760 to 1293. I am not saying anything without evidence. The number of higher education institutions has been increased from 51,534 to 64,896. इसी सरकार ने ट्राइबल्स के लिए एकलव्य विद्यालय भी बनाए और इसी सरकार ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 लाई, which is a game changer and which should have happened actually. वो एक आपका अधूरा काम और आपका पाप था। उसका नॉमेनक्लेचर भी गलत था। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इज अ नॉमेनक्लेचर यूज्ड इन द कॉर्पोरेट सेक्टर एंड अदर प्लेसेस टू रेफर टू पर्सनल मैनेजमेंट एंड यू हैड मेड young children prisoners of the subjects chosen for them in class 12 by their parents, by their guardians, by their elders. NEP 2020 has liberated our adolescent children from these subjects that they took up for class 12 and given them an aptitudinal freedom. अर्थात यदि कोई माता पिता अपने बच्चे को 12वीं कक्षा में 12वीं जमात में मेडिकल के सब्जेक्ट चुनने के लिए इसलिए हिदायत देते हैं कि उन्हें ये उम्मीद होती है कि वो आगे चल करके डॉक्टर बने और किसी कारण वो नहीं बन पाता, तो पिछले जैसे हालात नहीं कि वो BSc भी उन्हीं सब मजमून में करेगा, MSc भी उसी सब्जेक्ट में करेगा, PhD भी उसी सब्जेक्ट में करेगा, ना चाहते हुए भी ही बिकम्स प्रिजनर ऑफ द सब्जेक्ट्स। हियर वी हैव एंट्री एग्जिट। अगर वो डॉक्टर नहीं बना और उस डॉक्टर बने बगैर वो सब्जेक्ट्स को आगे अध्ययन जारी नहीं रखना चाहता तो वो लिटरेचर में जा सकता है, मैथमेटिक्स में जा सकता है। देयर इज अ डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन अक्रॉस द कंट्री। और इतना ही नहीं, यही वो सरकार है जिसने मेडिकल एजुकेशन में भी, क्योंकि मेडिकल एजुकेशन के हवाले से बात हो रही है, एम्स की संख्या 7 से लेकर 22 तक बढ़ा दी। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की संख्या 387 से 844, MBBS सीट 51,300 से 1,39,000, पोस्ट ग्रेजुएशन सीट्स 31,100 से 86,300 तक। अब मुझे तो चाहते तो हम ये थे कि इस बिल पर गंभीर चर्चा होती, क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने बड़ी संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई की है, अभी हाल ही में जो पेपर लीकेज हुआ उसकी जानकारी 7 और 8 जुलाई की रात को आई, 12 तारीख को CBI को सौंप दिया गया, तुरंत 13 व्यक्ति हिरासत में ले लिए गए, साथ ही साथ लगभग 92 लोकेशंस पर रेड किया गया और 12 तारीख को ही CBI दिया। और मुझे ये कहते हुए तसल्ली है कि कल चार्जशीट फाइल हुआ और आज से वो ट्रायल भी शुरू हो गया इस नए कानून के तहत, जिसके अनुसार पूरा का पूरा फैसला 5 महीने में मुकम्मल हो जाएगा। पहले 2 महीने में इन्वेस्टिगेशन, इंटेरोगेशन और अगले 3 महीने में एंड इसलिए जब आप इसके अतिरिक्त अगर आप युवाओं की बात करते हैं तो इसके अतिरिक्त सरकारी नौकरी की मानसिकता से बाहर निकालने का काम और अन्य विकल्प भी इसी सरकार ने पैदा किए। जब आपने सरकार छोड़ी तो इस देश में स्टार्टअप की संख्या केवल 350 थी, आज बढ़कर के 2,30,000 से ऊपर हो गई। हम तीसरे दर्जे पर आन खड़े हो गए और इसलिए बहुत समय ना लेता हुआ मैं सीधा इस बजट के विषय में थोड़ी एक बात करके अपनी बात को समाप्त करूंगा, क्योंकि आप इस समय आपका भी उस तरह का नहीं है।
इस बिल की ये खासियत है कि द पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स अमेंडमेंट बिल 2026, इसकी कुछ एक धाराएं मैंने कल भी व्याख्या की थी। कुछ और तफसील में अगर आज जाने का मौका है तो मैं कुछ ही क्षण लेकर के इस बात को कंक्लूड करता हूँ। पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स बिल 2024 वॉज एनेक्टेड इन जनवरी 24, लेकिन हाल ही के घटनाक्रम के बाद ये इस सरकार की संवेदनशीलता है एंड ओपननेस टू एक्सेप्ट द इनपुट्स एंड टू लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस एंड ऑल्सो टू लर्न फ्रॉम द एडवाइस ऑफ द एक्सपर्ट्स के लगा कि इसको और स्ट्रिंजेंट बनाया जाए। इस एक्ट के तहत जो अनअमेंडेड था उसमें भी द ऑफेंस इज कॉग्निजेबल, नॉन बेलेबल, नॉन कंपाउंडेबल विद स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट। लेकिन जब महसूस हुआ कि इसे और ज़्यादा सख्त बनाने की आवश्यकता है तो इसकी कुछ एक धाराओं में संशोधन करने का काम किया गया है। सेक्शन 1 ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 10, पर्सन और पर्सन इन्वॉल्व इन मैल प्रैक्टिस, सरकार की अवधि थी 3 से 5 साल एंड फाइन अप टू 10 लाख, उसको बढ़ा करके 5 से 10 साल किया गया और जुर्माना 50 लाख तक। सर्विस प्रोवाइडर, जिसकी परिभाषा मैं कल दे चुका हूं इन माय इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स, उनका फाइन था पहले 1 करोड़ तक, उसे बढ़ा करके 5 करोड़ कर दिया गया और उनको 4 साल के बजाय 8 साल तक कोई और एग्जाम कंडक्ट करने पर बाधित कर दिया गया। डायरेक्टर और मैनेजमेंट की सज़ा 3 साल से लेकर 10 साल से बढ़ा करके 5 साल से 10 साल तक कर दी गई। फाइन 1 करोड़ से बढ़ा करके 5 करोड़ तक कर दिया गया। और इसी तरह जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, बार बार कुछ एक सदस्यों ने उसका उल्लेख किया है, मैं उस पर भी वाजे कर दूं कि उसके लिए इम्प्रिजनमेंट 5 साल से 10 साल से बढ़ा करके 7 से 10 साल कर दी गई। फाइन विच वॉज नॉट लेस देन 1 करोड़ हैज़ बीन इंक्रीज अप टू 10 करोड़। और इसलिए बहुत सारी यहाँ बातें की गई। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि कोई भी बच्चा अगर सुसाइड करता है तो जितना आपको उसका खेद है उससे ज़्यादा हमें है, लेकिन हमें आंकड़ों में ना उलझाइए। हालांकि किसी मृतक बच्चे के आंकड़े का व्याख्या करना कोई शोभा नहीं देता, लेकिन दी रेट ऑफ सुसाइड रिलेटेड टू पेपर लीकेज ऑल्सो हैज़ रिड्यूस्ड ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स। यही कुछ एक बात कह करके मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। प्रश्न ये कि श्री N.K. प्रेमचंदन द्वारा प्रस्तुत संशोधन 1 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में, ना वालों के पक्ष संशोधन स्वीकृत हुआ। प्रश्न ये कि विधेयक पर विचार किया जाए। जो सदस्य के पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में विधेयक पर विचार करने हेतु प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी। निम्नलिखित मान्य सदस्यों के इस विधेयक पर विभिन्न खंडों में आए संशोधन हैं। श्री N.K. प्रेमचंदन, विशाल पाटिल, प्रोफेसर शौकत राय, नीरज मौर्य, आनंद भदौरिया, श्याम कुमार बर्वे, के राधाकृष्णन, E.B. बिडन, लालजी वर्मा, राजेश रंजन, बेनी मेनन, शफी परमबिल, अजय कुमार सिन्हा, मनोज कुमार, शशिकांत सेंथिल, D.M. कतिर आनंद। मेरा अनुरोध है, अगर आप सब अपने अपने संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं तो अपने अपने स्थान पर चले जाएं, तो मैं सभी खंडों के सभा के निर्णय के लिए एक साथ लेता हूं। जा रहे हैं आप? नो। प्रश्न है कि खंड 2 से 5 विधेयकांग बने। जो सदस्य के पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष हुआ, हाँ वालों के पक्ष हुआ। खंड 2 से 5 विधेयकांग बना। प्रश्न ये कि खंड 1 अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयकांग बने। जो सदस्य के पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष हुआ,
हाँ वालों के पक्ष में खंड 1 अधिनियम शुद्ध और विधेयक का पूरा नाम विधेयकांग बने। मंत्री जी अब प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए। मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक को पारित किया जाए। प्रश्न ये कि विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित हुआ। सभा की कार्रवाई कल गुरुवार दिनांक 30 जुलाई 2026 को 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।